Hello aspirants, so this is the next part of our ongoing series PYQs of irrigation engineering जो कि पूछे गए यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम के अंदर। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 2022 में जो प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। सो कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ द एरिया इज़ नोन एज वाटर लॉक्ड वैन। सो सी, जो हमारा एरिया होता है उसको वाटर लॉक्ड कब बोलते हैं? तो सी, जब हमारी जो वाटर टेबल लेवल होती है, अगर वो प्लांट की जो रूट जोन होती है अगर उसमें आ जाती है तो उस एरिया को हम वाटर लॉक्ड बोलते हैं। सपोज सपोज ये कोई लैंड है एंड यहाँ पे कोई क्रॉप्स ग्रोन है एंड दिस इज़ द रूट ऑफ दीज क्रॉप्स। तो अगर हमारी वाटर टेबल लेवल रूट जोन में पहुंच जाती है तो इन दैट केस जो हमारा जो एरिया होता है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप्स होती है उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए होता है टू मेक द यूजफुल न्यूट्रिशंस जो कि ऑक्सीडेशन के थ्रू वो बनाते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एरिया इज़ फुल ऑफ सैलिनिटी। एरिया जो हमारी सैलिनिटी जिस एरिया में ज़्यादा होगी वो उस एरिया में क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ड्रेनेज बाय ग्रेविटी स्टॉप्स। ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कि अगर जो भी वाटर पेनिट्रेट कर रहा है सॉइल के अंदर, जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और जो मीट कर रहा है ग्राउंड वाटर टेबल को, अगर वो किसी भी तरह से रुक जाता है, सपोज यहाँ पे कोई इम्परेबल लेयर आ गई, तो ये जो वाटर है, आप तो इरिगेशन से पानी जो अप्लाई कर रहे हो, वाटर अप्लाई कर रहे हो, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है किसी भी वजह से, यहाँ लिख देते हैं आपने, ये रेनफॉल हुआ, ये आपने इरिगेशन के थ्रू अप्लाई किया, या फिर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से वाटर टेबल जो है एक पर्टिकुलर रीजन में इंक्रीज कर जाती है। सपोज यहाँ पे कोई इम्प्रेवेबल लेयर थी और ये चीज़ लॉन्ग पीरियड तक चलती रही, तो क्या हुआ, वाटर टेबल इंक्रीज हो गई, और जब ये और पानी का इन्फिल्ट्रेशन रुक गया, तो इस सिचुएशन में हमारी वाटर टेबल लेवल इंक्रीज करने लग जाएगी। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। The next problem is, pick up the incorrect statements from the following. First option is seepage drains reduces the chances of water logging. Yeah, हम जो drains को provide करते हैं to reduce the water logging. Hence option is the, अभी तक जो है option A correct है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर लॉगिंग मेक्स द लैंड मोर प्रोडक्टिव। ये ऑप्शन गलत है। जो हमारी वाटर लॉगिंग होती है उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, इवन दो कि अगर वाटर लॉगिंग लॉन्ग टाइम तक रहती है तो हमारी जो क्रॉप है उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर इरीगेशन। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जो हमारी वाटर लॉगिंग होती है वो ओवर इरीगेशन की वजह से होती है, ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है। So next problem is excessive seepage from canal may cause the water logging. So this is the another factor जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है। ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं अबाउट द वाटर लॉगिंग। जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो स्टेटमेंट बी हो गया, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है कि वाटर लॉगिंग की वजह से लैंड जो है मोर प्रोटेक्टिव होता है। वाटर लॉगिंग की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, और ये सारे फैक्टर्स हैं, जो तीन फैक्टर हैं ये तीनों करेक्ट हैं। इनकी वजह से हम लैंड की जो वाटर लॉगिंग है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैनाल कंस्ट्रक्टेड फॉर अ ड्रेनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर लॉग्ड एरिया इज कॉल्ड। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इनंडेशन कैनाल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज इनंडेशन कैनाल्स। इनंडेशन कैनाल्स वो कैनाल्स होती हैं जिनमें हम फ्लड वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज ये इन कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी हम हेडवर्क वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। ये कैनाल्स जो जहाँ से भी टेक ऑफ करती हैं वहीं पे एक कट बना दिया जाता है, और अगर जिस रिवर पे इन कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उस रिवर्स में अगर वाटर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाता है तो वाटर ऑटोमेटिकली इन कैनाल्स के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। और ये जो कैनाल्स होती हैं ये नॉन पेरेनियल कैनाल्स होती हैं।
ये ऑप्शन इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्रेन्स। सो या ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द वाटर लॉगिंग। सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर रिच कैनाल्स की बात करें तो रिच कैनाल्स जो हाईएस्ट जो का कोई भी कैचमेंट एरिया है, सपोज दिस इज अ कैचमेंट एरिया, और अगर हमने हमारी जो कैनाल इस जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके अलोंग रन कर रही है, तो इसको बोलेंगे रिच कैनाल। और ये हमारा कोई कैचमेंट एरिया है, दिस इज अ कैचमेंट एरिया। ये जो हमारी रिच पॉइंट होती है, जो दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड भी करने के काम आती है, तो ये है कैचमेंट एरिया। और ये कैचमेंट एरिया इधर होगा, कैचमेंट एरिया। रिच कैनाल की मदद से हम दोनों तरफ लैंड को इरिगेट कर सकते हैं, तो इसका जो कमांड एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्टूर कैनाल्स। कॉन्टूर कैनाल्स आर दो कैनाल्स जो कि हम कॉन्टूर्स के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करते हैं इन हिली रीजन्स। सो हेंस इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड ड्यू टू। वाटर लॉगिंग किस वजह से होती है? फर्स्ट इज इनएडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज़, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है। जो अगर ड्रेनेज की फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं होगी, जो वाटर हम इरिगेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एक्सेस में हो रहा है तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए ड्रेनेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ इम्परेबल स्ट्रेटा, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बात की, बना के दिखाया था स्ट्रेटा। सो इस प्रॉब्लम के लिए चार ऑप्शंस करेक्ट होंगे, हेंस ऑल ऑफ द ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ के बाद में जो हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं वो हो जाती हैं 2022 के जो पेपर हुआ था, जो दोबारा से अभी होना है। ये पेपर कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम रीजंस। उसके बाद अभी अगस्त में ये पेपर फिर से होगा, ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा। तो जो 2022 में जो प्रॉब्लम्स पूछी गई उनकी तरफ हम बढ़ते हैं अब आगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फॉलोइंग डेटा वर नोटेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड, जिसमें कि फील्ड कैपेसिटी दी हुई है 20%। फील्ड कैपेसिटी गिवन इज 20%, and the permanent wilting point is given as 10%। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब मैं आप ये प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ इसलिए मैं सबको नोट कर रहा हूँ, वरना ये प्रॉब्लम एक लाइन में खत्म हो जाएगी। परमेबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज क्रॉप 50%। ओके, 50% डिप्लीशन दिया हुआ है कि हम इतने डिप्लीशन होने के बाद में इसकी इरीगेशन फिर से कर देंगे। एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल दी है 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, एंड इफेक्टिव रेनफॉल भी गिवन है 50 mm सॉरी। सो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हम इसे डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हैं कि हमको इरिगेट करने के लिए फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितने डेप्थ के वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो जाएगा गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, एंड डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू फील्ड कैपेसिटी इनटू परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इतने पानी की रिक्वायरमेंट होगी हमको परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी तक लेके आने के लिए। अगर ये ग्राफ को देखो, इसे समझ में आएगा। सपोज ये हमारा परमानेंट ये फील्ड कैपेसिटी है, आपने पानी को अप्लाई किया और फील्ड कैपेसिटी तक वाटर को लिया है। अब धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, इन वाटर को यूज़ करेगा। प्लांट यूज़ करेगा ड्यू टू सम वाटर ग्रेविटी के थ्रू नीचे भी इन्फिल्ट्रेट करेगा। यहाँ पे है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। तो वाटर धीरे धीरे प्लांट कंज्यूम करेंगे, इस तरीके से रिड्यूस होगा। अगर आपने फिर इस पॉइंट पे जाके इरिगेशन कर देंगे, वाटर अप्लाई कर देंगे, तो वाटर फिर से फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। सो ये एक प्रोसेस चलता है इसका। इसको बोलते हैं दो वाटरिंग के बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया कि 50% हम जो वाटर को परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचने देंगे। जैसे ही वाटर का डिप्लीशन 50% होगा, हम दोबारा से उसको लैंड को इरीगेट कर देंगे। ये 50% डिप्लीशन पे फिर से लैंड को इरीगेट कर देंगे। तो इसको हम डेटा डाल देते हैं। ये हो गया 15 डिवाइड बाई 10, इसको 9.8 का 10 ले लेते हैं फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। डेप्थ ऑफ रूट जोन दिया हुआ है हमको 1 मीटर, हेयर इज गिवन एज 1 मीटर, इनटू फील्ड कैपेसिटी गिवन एज 20% यानी 0.20 माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट गिवन एज 0.10। और हमको बोला गया है कि हमको सिर्फ ये 50% डिप्लीशन करना है, उसके बाद हमको री इरीगेट करना है लैंड को। तो 50% डिप्लीशन तक हमको जाना है। और हमको बोला गया है कि 50 mm का इफेक्टिव रेनफॉल भी हुआ है। तो इसमें से -50
mm भी, ये भी करेंगे हम, 50 mm माइनस होगा, इसको सॉल्व करेंगे। इफेक्टिव रेनफॉल की जो वैल्यू है वो दी हुई है mm के अंदर, तो ये हमने जो 1 मीटर पुट किया इसको हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ जब इसको आप सबकी इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 25 mm। सो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो 25 mm, हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन 8 cubic of water is applied to a 40 hectare field for 4 hours, then 216 mm यानी 216 mm water is stored in a root zone, the efficiency of applied water is। so जो efficiency होती है हमारी application efficiency, एप्लीकेशन की जो निकल के आती है वो होती है water stored in the root zone divided by water delivered to the field, दिस इज द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। हमको दिया हुआ है वाटर स्टोर्ड हुआ 216 mm, आपने सप्लाई कितना किया, आपने सप्लाई किया 8 क्यूबिक यानी 8 मीटर पर सेकंड अप्लाई किया 4 घंटे तक लगातार, तो आपने टोटल वाटर कितना सप्लाई किया 8 मीटर क्यूब पर सेकंड 4 आवर तक किया, 4 आवर, आर कन्वर्टेड टू मिनट, मिनट कन्वर्टेड टू 16, इतना वाटर आपने अप्लाई किया फील्ड के अंदर। ये आ गया वॉल्यूम, आपने कितने एरिया में अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया 40 हेक्टेयर में, हेक्टेयर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ये आपको 10⁻4 से इंटू करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 गया एंड ये 10 इधर हो गया और कुछ कट पिट रहा है, आपने जो वाटर अप्लाई किया वो किया 0.288 मीटर, यानी आपने जो वाटर अप्लाई किया 288 mm वाटर आपने फील्ड में सप्लाई किया, स्टोर कितना हुआ 216 mm, तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं, स्टोर हुआ 216, आपने अप्लाई किया 288 इंटू 100, तो ये इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, 216 डिवाइडेड बाई 288 इंटू 100, ये जो इफिशियंसी निकल के आ रही है वो आ रही है 75%, हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द ऑप्टिमम वाटर डेप्थ, ओके ये वर्क नहीं है, ये वाटर होगा यहाँ पे, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, इट्स अ वाटर। द ऑप्टिमम वाटर डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग ऑफ सुगरकेन इज अबाउट, तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्रॉप्स के लिए कोर वाटरिंग की जो डेप्थ होती है वो देख लेते हैं। फॉर द राइस की अगर राइस के केस में बात करें, फॉर द राइस, इन केस ऑफ राइस इट्स 19 सेंटीमीटर, इन केस ऑफ wheat 13.5 सेंटीमीटर, इन केस ऑफ sugarcane its value is 16.5 सेंटीमीटर, ये हम याद रख सकते हैं। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटरिंग होती है कोर वाटरिंग फॉर सुगरकेन इज 16.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑन earthen डैम द मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। सो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी कि जो अर्दन डैम होता है उसके लिए एडवर्स कंडीशन कौन सी होती है। सो अगर कोई भी अर्दन डैम है और अगर उसमें सडन ड्रॉडाउन होता है तो वो उसके लिए एडवर्स कंडीशन होती है कि अब जो हमारा अपस्ट्रीम फेस है वो फेल हो सकता है। सो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि अगर सडन ड्रॉडाउन होता है इन अर्दन डैम तो अपस्ट्रीम फेस के फेल होने के चांसेस बने रहते हैं, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The next problem is why providing a top width for roadway and for freeboard in an elementary profile of a gravity dam, the resultant force of full reservoir condition will be। So जो हमारी elementary profile होती है ग्रेविटी डैम की वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह की हमारी प्रोफाइल होती है एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ जिसके लिए हम डैम को डिज़ाइन करते हैं।
अब ये एक प्रोफाइल है, इसमें हम मान के चलते हैं कि जो वाटर लेवल है वो अपेक्स लेवल तक होता है, और इस पे सिर्फ तीन ही मेजर फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक इसका वेट, एक अपलिफ्ट प्रेशर एंड एक वाटर का प्रेशर। ये हमारा डिज़ाइनिंग का क्राइटेरिया, हम ये मान के डिज़ाइन कर देते हैं। तो लेकिन जो एक्चुअल प्रोफाइल होती है वो इस तरह की नहीं होती है, आपने देखा होगा एक्चुअल प्रोफाइल कुछ और होती है। एक्चुअल प्रोफाइल में क्या करते हैं, हम कुछ फ्री वोड भी प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो, और इंस्पेक्शन के लिए हम एक रोड भी प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर। तो ये सारे जब प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं तो कुछ डैम का जो लुक हो जाता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। हमने ये फ्री वोड प्रोवाइड किया इतना, उसके बाद हमने एक विड्थ प्रोवाइड की, रोडवे विड्थ प्रोवाइड की। तो जो एक्चुअल में जो डैम होता है उसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये ज़्यादा विजिबल आई थिंक, या तो जो एक्चुअल डैम होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो जब ये वाले प्रोविज़न प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, फ्री रोड के लिए एक हाइट दे दी जाती है और रोडवे की विड्थ दे दी जाती है, तो इस केस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो हील के टुवर्ड्स द हील शिफ्ट हो जाता है। सो हेंस ऑप्शन की तरफ बात करें तो हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि वो हील की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं टू द अपस्ट्रीम फेस की तरफ, कुछ इस तरीके से। रिजल्टेंट को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द टो, तो हम इस तरीके से यहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं अपस्ट्रीम फेस पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a clay soil has a field capacity of 35% and permanent building point of 20%. If the specific weight of soil is 12.25 km per meter square, then the available moisture holding capacity in 0.8 meter depth of soil constituting a root zone depth of crop G को यहाँ पे कंसिडर किया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार गिवन डेटा को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या क्या डेटा गिवन है। फील्ड कैपेसिटी दी हुई है 35%, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया हुआ है 20%। ये सिमिलर प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने पिछले अभी सॉल्व किया 2-3 प्रॉब्लम पहले। इफ़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सॉइल, ओके स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है, गामा डी दिया हुआ है 12.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, डेप्थ ऑफ द रूट जोट दी हुई है 0.8 मीटर। तो अगेन हम वही सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर निकाल सकते हैं इनटू द रूट जोन। ये हो जाएगा गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, एंड अगेन डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू एंड फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। तो डेटा पुट कर देंगे, गामा डी इज गिवन एज 12.25 डिवाइड बाई, इसको हम 10 ले लेते हैं, एक्चुअली 9.81 दिया हुआ है। फॉर द कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी इतना वेरिएशन है ऑप्शंस के अंदर तो हम 10 लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.8 हमको आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यही एक फैक्टर जो कि यूनिट को डिसाइड करेगा। एंड फील्ड कैपेसिटी गिवन एज 35% यानी 0.35 माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज गिवन एज 0.20 यानी 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन जो आंसर आएगा वो आएगा 14.7 सेंटीमीटर। ये थोड़ा कम ऑप्शन से वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको 10 मान लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम में 9.81 दिया हुआ था। तो इसका नियर बाई जो ऑप्शन है वो है 15.6 सेंटीमीटर, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ, ओके सो अभी हमने इसका फॉर्मूला पीछे प्रॉब्लम में एक में यूज़ किया। तो प्रॉब्लम्स जो है इजी आई हैं, प्रॉब्लम्स उन्होंने जो इजी प्रॉब्लम्स को पूछा है, कई प्रॉब्लम्स को रिपीट किया है, जैसे कि अभी जो इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, अभी इस प्रॉब्लम में एक फार्मूला पूछ लिया है। सो जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है हमने पीछे भी नोट किया था, एक बार नोट कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा बार नोट करेंगे सुनेंगे उतने हमको याद रहेगा। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर stored into root zone divided by
water delivered to the soil या farm या field, कुछ भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन वन इज फ्लो ड्यूटी एंड क्वांटिटी ड्यूटी, डेल्टा ड्यूटी एंड डेल्टा, water quantity stored in a root zone and water quantity delivered. Hence option C is the correct answer. It's the appropriate answer for this problem. The next problem is the amount of irrigation water required to meet the evapotranspiration need of the crop during a full growth is known as. So it's a known as conjunctive use. जो conjunctive use होता है हमारा, उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्चुअली तीन कंपोनेंट होते हैं। एक का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर कंजप्टिव यूज की बात करें, कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप्स की बात करें, तो इसमें एक तो होता है हमारा वाटर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स, वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट, इसको फुलफिल करने के लिए जो हमारा वाटर रिक्वायर्ड होता है। एक होता है कि जो हमारा सॉइल है उससे कितना एवापोरेशन है, नियर बाई सॉइल से कितना एवापोरेशन हो रहा है, एवापोरेशन फ्रॉम नियर बाई सॉइल। और एक कंपोनेंट होता है हमारा कि जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनसे कितना वाटर एवापोरेट हुआ, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। सो वाटर evaporated from plant leaves। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वाटर जो प्लांट यूटिलाइज करता है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू फुलफिल आवर मेटाबॉलिक डिमांड, वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू दिस टू कंपोनेंट्स, हार्डली 1%। सो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द रिज कैनाल इज, रिज कैनाल को हम वाटरशेड कैनाल भी बोलते हैं। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ contour canal is defined as in a contour a canal which may be frequently encountered cross drainage works. Next option is a canal which can irrigate on both side. Next problem is a canal which is not supposed to do irrigation. लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, कि जो हमारी कॉन्ट्रो कैनाल्स होती हैं उनमें हमको मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो फ्लो करती हैं पैरेलल टू द कॉन्टूर्स, और नेचुरल ड्रेन्स जो फ्लो करती हैं वो करती हैं नॉर्मल टू द कॉन्टूर्स। तो इन दोनों का बीच में मेल मिलाप होता रहेगा, तो उसके लिए हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अ कैनाल विच कैन इरीगेट ऑन बोथ साइड। सो सीधा कॉन्टूर कैनाल जो होती है वो सिर्फ एक ही साइड में इरीगेट करती हैं, उसके ऊपर साइड जो आरएल होता है वो ज़्यादा होता है। सो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ साफ्ट स्पिलवे जनरली प्रोवाइडेड एट। सो साफ्ट स्पिलवे के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, पूरा डिटेल डायग्राम के साथ में। तो वो हम इनसाइड अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर ही रिजर्वायर प्रोवाइड करते हैं। सो हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इनसाइड द अपस्ट्रीम रिजर्वायर। कोई सुटेबल लोकेशन को हम फाइंड आउट करके और अपस्ट्रीम साइड में ही रिजर्वायर को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट रिजर्वायर हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल नहीं होता है टू प्रोवाइड द स्पिलवेज टू ड्रेन द वाटर, ओवरफ्लो वाटर। सो हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा। सो मोस्टली प्रॉब्लम यानी 40 to 60% प्रॉब्लम्स आर रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 to 60% प्रॉब्लम्स रिपीटेड हो सकते हैं। सो इस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको PYQs को लगा के जाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग सिस्टम। सो गायरॉन्स हम प्रोवाइड करते हैं, गायरॉन्स ये एक पार्ट है रिवर ट्रेनिंग सिस्टम का। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज consider the statement related to ferritic line in a homogeneous earthen dam. ओके, सो ये प्रॉब्लम है फेरेटिक लाइन का earthen dam से रिलेटेड। तो पहले फेरेटिक लाइन देख लेते हैं। वैसे हमने पिछले कई वीडियो में फेरेटिक लाइन को ड्रॉ किया है मैंने,
और देख लेते हैं एक बार। सपोज दिस इज अर्दन डैम, ये कोई अर्दन डैम है, सपोज इस लेवल तक इसमें वाटर स्टोर किया हुआ है। तो जो फेरेटिक लाइन होती है वो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है, और कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। दिस इज अ टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, इसी को बोलते हैं हम फेरेटिक लाइन। इसके ऊपर जो थ्रू आउट द प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट। इसके नीचे और भी लाइंस होती हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ फ्लो लाइंस होती हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज इलिप्टिकल इन शेप, ओके, एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो फ्लो लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं। सो दीज आर फेरेटिक लाइन इज अ फ्लो लाइन। टॉप मोस्ट फ्लो लाइन विद जीरो वाटर प्रेशर, ओके, अप्रॉक्सीमेटली पैराबोला। सो इसकी जो शेप होती है अप्रॉक्सीमेटली पैराबोला होती है। इसको जो हम ड्रॉ करते हैं, इसकी जो शेप को निकालते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम क्यूबिक पैराबोला को मान के निकालते हैं, कंसीडर करके निकालते हैं। सो हम जा सकते हैं कि ऑप्शन 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द earthen embankment is founded on a pervious foundation of finite depth, okay. A flow net analysis gives 6 flow channels. So flow channels are given as 6। जो डेटा दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फ्लो channels are given as 6 and equipotential drops given as 18, okay, equipotential drop is given as 18 and head of water lost during the seepage is 6 meter, okay, head of loss of head दे रखा 6 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखेंगे। सो इससे हमसे पूछा गया सीपेज लॉस थ्रू द एम्बैंकमेंट पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ हमको सीपेज लॉस पूछा गया है। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू KH NF/ND। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। सो K की वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू 10⁻⁵ into h is given as 6 meter and nf is given as 6 और nd is given at 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो निकल के आएगा, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक सेकेंड, इट वाज 8, सॉरी इट वाज 6। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट जाएगा, 3 हो गया इधर और ये 2 हो गया। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 8 इंटू 10⁻⁵। इसकी यूनिट जो होंगी वो होंगी मीटर स्क्वायर पर मिनट पर मीटर। पर हमको जो प्रॉब्लम्स में जो आंसर्स दिए गए वो दिए गए मीटर क्यूब पर डे के अंदर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू मिनट को कन्वर्ट करना आर के डे के अंदर 24 इंटू 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.1152 मीटर क्यूब पर डे। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन अ सैडल siphon spillway an air vent is provided at the level of the full reservoir surface. Options given are to break the siphonic action at that level. Next option is to initiate a siphonic action at that level, to prevent cavitation, to maintain ventilation inside the siphon. So जो हम इन जो सैडल साइफन वे स्पिलवे है अपना, उसमें जो एयर वेंट प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू ब्रेक द साइफनिक एक्शन एट दैट लेवल। अगर इससे अगर हम एक और प्रॉब्लम यहाँ से बन सकता है, अगर डिस्चार्ज की बात करें तो जो हमारा सैडल साइफन स्पिलवे होगा उसमें डिस्चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CA
अंडर रूट में 2GH। और जो H होता है, H होता है अपना ऑपरेटिंग हेड, H विल बी ऑपरेटिंग हेड। एंड एरिया, एरिया जो होगा हमारा वो होगा ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ से भी हमारा वाटर फ्लो करेगा, जितने एरिया से डिस्चार्ज हमको मिलेगा। सो इट्स ए क्रॉस सेक्शन एरिया। और C इज द डिस्चार्ज कोफिशिएंट, डिस्चार्ज कोफिशिएंट जिसकी जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है जनरली 0.65 होती है। तो आप ये रिलेशन याद रख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इजी प्रॉब्लम। यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला। Next problem is seepage through foundation of an earthen dam is controlled by. Options given are rock toe, drainage filter, impervious cutoff and inverted filter. So see, जो हमारा earthen dam होता है उसमें जो सीपेज होता है वो हमारा बॉडी से भी होता है डैम की, एंड डैम की फाउंडेशन से भी होता है। तो अगर हमको बॉडी से अगर सीपेज को कंट्रोल करना है तो हम रॉक टो प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमको वहीं पे सीपेज प्रिवेंट करना है फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द डैम, तो हम वहाँ पे इम्पीरियस कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ये प्रॉब्लम रिपीटेड है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर ऑन ए ग्रेविटी डैम ड्यू टू 20 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर वुड बी। सो हमसे वाटर प्रेशर पूछा गया है, हाइट दी हुई है, डैम के ऊपर कितना वाटर प्रेशर एक्ट करेगा, एंड हाइट इज गिवन एज 20 मीटर। 20 मीटर तक वाटर स्टोर्ड है ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर प्रेशर हम निकाल लेते हैं। टोटल वाटर प्रेशर जो होता है हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू डेंसिटी इज गिवन एज 1000 जो कि होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जी छोड़ देते हैं क्योंकि हमको के जी मान से चाहिए, एच स्क्वायर, एच इज गिवन एज 20 देन स्क्वायर, और इसको हमको के जी मान से चाहिए तो उसको हम जी से डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इट्स 500 एंड 500 इंटू 20 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज it has it has high evaporation losses, okay, it is not available for scattered tree and plants, okay, require elaborated leveling of ground to be effective, has high water application efficiency. So जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें जो एवापोरेशन लॉसेस होते हैं वो निग्लेजिबल होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हम वाटर को ले जाके प्लांट्स के रूट में छोड़ देते हैं, तो उसमें एवापोरेशन लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्कैटर्ड ट्रीज एंड प्लांट। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो, रिक्वायर एलेबोरेटेड लेवलिंग ऑन ग्राउंड टू इफेक्टिव। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमको एलेबोरेटेड लेवलिंग चाहिए ग्राउंड की, हमको हम एक जो पाइपलाइन सिस्टम होता है उसके थ्रू हम वाटर को कैरी करते हैं और उसको प्लांट्स के रूट में ले जाके छोड़ देते हैं। लास्ट ऑप्शन इज हैज़ हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज जो इसमें लॉसेज जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी 95% समथिंग 95% तक एफिशिएंसी इसकी निकल के आती है ड्रिप इरिगेशन की। सो हेंस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था इस सीरीज़ का, और हमने इसी के साथ जो इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स यूपीपीएससी एग्जाम में पूछी गई थी आज तक वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग सर्वेइंग, और मोस्ट प्रॉब्ली हम कल से उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।